हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और हम लोग यहां पर केमिस्ट्री का बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और आज हम लोग यहां पर लेके आए हैं टॉपिक इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, पी ब्लॉक एलिमेंट का टॉपिक है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की। तो यहाँ पर बताया गया, अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? आप बताओगे पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप होता है और ये छठा ग्रुप कहा जाता है, या फिर कहते हैं यहाँ पर लोग क्या, आप कहोगे 6A ग्रुप कहा जाता है, या फिर कहते हैं 16 ग्रुप से ये बिलोंग करता है। इस नंबर वाले ग्रुप से ये बिलोंग करता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन पाया जाता है इस फैमिली में, ऑक्सीजन फैमिली में, कहा गया सबसे पहले इनको ऑक्सीजन फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर, सबसे पहला मेंबर जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। इसी के नाम से इस पूरी फैमिली को जाना जाता है, इस ग्रुप को जाना जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन है। आप बताओगे सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, इतने मेंबर यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम यहाँ पर पाया जाता है। अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। बताइए ऊपर के दो खास करके बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, ये आपको नॉन मेटेलिक फॉर्म में मिलने वाले हैं। और अगर सेलेनियम और टेलेनियम की बात करते हैं, ये आपको मेटेलॉइड में मिलेंगे। और सबसे लास्ट वाला जो मेंबर हो जाता है यहाँ पर, ये आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, मेटल फॉर्म में मिलता है। ऐसे नाइट्रोजन फैमिली में मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन फास्फोरस क्या हुआ करते थे, वो नॉन मेटल होते थे। और यहाँ पर नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी क्या हो जाता था, मेटेलॉइड। और लास्ट में बिस्मथ था, वो भी क्या हो जाता था, बताओगे, वो मेटल हो जाता था। वैसे यहाँ पर भी शुरू के ऊपर वाले दो नॉन मेटल, वहाँ पर उसके बाद वाले दो मेटेलॉइड और लास्ट वाला मेटल होता है। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो सेम यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम लोग बोरान फैमिली की बात करते थे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na+2 Np1, कार्बन में गए Na+2 Np2, नाइट्रोजन में गए Na+2 Np3 आ जाता था। आज हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Na+2 Np4, मतलब कि जो अगला इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो P में जा रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन में आता था तो 3 हो जाता था, अब यहाँ पर एक और आ जाता है तो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करने लगता है और यहाँ पर Np4 हो जाता है। तो आपको ये दिख रहा है, ये सब P ब्लॉक के एलिमेंट होंगे क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल्स में ही इंटर कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। यहाँ पर ऑक्सीजन जिसका होता है एटॉमिक नंबर 8, हम लोग इनर्ट गैसेस के साथ दे रहे हैं। हीलियम ने रख दिया यहाँ पर 2 और बचे हुए यहाँ पर जो 6 हैं, तो आप बताओगे 2 तो S वाले में चला जाएगा और बचे हुए 4 कहाँ पर जाएंगे, P वाले में चले जाते हैं। 2S2 2P4 हो जाता है। ऐसे सल्फर की बात करते हैं तो नियोन के साथ यहाँ पर देखने को मिलता है 3S2 3P4 आ जाता है। सेलेनियम की बात करते हैं यहाँ पर आर्गन के साथ 3D10। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, Na+2 Np4, तो यहाँ पर चल रहा था Na+2 Np4, तो यहाँ पर भी आपको Na+2 Np4 मिल रहा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कुछ, आप बताओगे हाँ, यहाँ पर पहले 3D वाले को पूरा भरा गया है, उसके बाद तब इनका नंबर लगाया गया है। ऐसा नहीं इनर्ट गैस के बाद डायरेक्टली वहाँ पर 4S2 4P4 आप लिख दो, ऐसा नहीं करना है आपको। वहाँ पर पहले 3D10 को पूरा भरा गया। ऐसे यहाँ पर बात करते हैं टेल्यूरियम की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर Na+2 Np4 टाइप का आपको मिल रहा है, लेकिन उससे पहले किसको भरा गया, एक सेल पहले वाले 4D वाले को पूरा भरा गया है। ऐसे यहाँ पर बात करते हैं पोलोनियम की, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है पहले 4F को भरा गया है, 5D को भरा गया है, तब जाकर के 6S2 और लास्ट में यहाँ पर 6P वाले को भरा गया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक बार फिर से आप बताओगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको दिखने ही वाला है। कहा गया यहाँ पर इन सब की वजह से जो D में और F में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, ये आउटर सेल के ऊपर उतना अच्छा फोर्स, रिपल्शन फोर्स नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर कहते हैं आपको मिलने वाला पुअर शील्डिंग इफेक्ट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है यहाँ पर, पुअर शील्डिंग इफेक्ट मिलेगा। इसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे वो तो हम लोग प्रॉपर्टीज में चेंज वहाँ पर देखेंगे। समझ में आया, यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब इसकी और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और प्रॉपर्टीज में देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ आपको बदला हुआ नजर आता है या फिर जो जनरल होता है उसी के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर बताया गया एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, मतलब कि हम लोग रेडियस की बात कर रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ता चला जा रहा है। और क्यों बढ़ता है, आपको पता है, रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, आप बताओगे नंबर ऑफ शेल्स के, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट सेल की दूरी भी बढ़ेगी और इसी को हम लोग रेडियस कहते हैं। और जैसे हम ग्रुप में नीचे जाएंगे रेडियस बढ़ती चली जाती है। इसलिए बताया गया ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर, सल्फर से और ज़्यादा सेलेनियम, इससे ज़्यादा टेलेनियम और इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, पोलोनियम हो जाता था। ठीक है, यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, तो पूछे जाने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं क्योंकि ये जनरल हो गया। फिर बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी।
ठीक है। यहाँ पर भी बताया गया आयोनेशन एंथैल्पी का जो जनरल ऑर्डर होता है ये कहता है कि भैया आयोनेशन एंथैल्पी का मतलब होता है आउटर सेट से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, जितनी एनर्जी दी गई वो आयोनेशन एंथैल्पी हो जाती है। अब आपको पता है अगर कोई न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब में होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बधा होगा, ठीक है, न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और कोई न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, मतलब न्यूक्लियस का उस पर अच्छी पकड़ नहीं है, तो उस पर हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे वो बाहर निकल जाता है। और ये कहाँ पर होता है? नीचे जाने पर होता है। और वही चीज़ यहाँ पर जनरल ऑर्डर होता है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे आयोनेशन एंथैल्पी घटती घटती चली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आयोनेशन पोटेंशियल की बात करें, आयोनेशन एंथैल्पी की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रखता है, उसके बाद सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो घटता चला जाता है। आयोनेशन एंथैल्पी क्या है, आयोनेशन पोटेंशियल क्या है, ठीक है, सबका बात एक ही होता है यहाँ पर। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझना। ये कहता है कि मेरे आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है जो एनर्जी देनी पड़ती है, और इनका ये कहना है कि आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, आउटर सेल में एक बाहर कोई पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन उसको एंट्री कराना है, ठीक है। उस दौरान जो भी हीट बाहर निकलती है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई बॉन्डेड सिस्टम में आना चाहता है तो अपनी एनर्जी को उसको डाउन करना पड़ेगा, जो बाहर इलेक्ट्रॉन था उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी को कम करना पड़ेगा, सेल के एनर्जी लेवल के बराबर अपनी एनर्जी को लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ होगा वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी बताया गया, ये भी आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, घटता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में जो टेबल बताया गया उसमें वैल्यू सबकी दी गई है माइनस में, और उसमें सबसे छोटी वैल्यू किसकी आती है, ऑक्सीजन। नियम के हिसाब से चलते तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते वहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती चली जानी चाहिए थी। लेकिन यहां पर बताया गया सबसे कम किसकी बताई गई, यहां पर पूरे इस ग्रुप में ऑक्सीजन की बताई गई है। तो ये आपको याद रखना है, ऑक्सीजन का नंबर यहां पर लगना चाहिए था अगर हम लोग नियम के हिसाब से चलते तो। कहा गया इसके कॉम्पैक्ट नेचर होने की वजह से ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आता है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है। और अगर आयोनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता केवल इसी का, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आपको चेंजेस नहीं मिलता है, लेकिन ये नाइट्रोजन की फैमिली के साथ तुलना करके पूछा जाता है। चूंकि हमको एक जनरल ऑर्डर पता होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट एक पर्टिकुलर पीरियड में जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आप बताओगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इस हिसाब से नाइट्रोजन के आगे ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑक्सीजन वाली फैमिली, तो ऑक्सीजन वाली फैमिली का नाइट्रोजन वाली फैमिली से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आपको पता है ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया था, तो आपको ये याद रखना है अगर आई की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली का ज़्यादा हो जाता था इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन फैमिली। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा पाया जाता था, आप बताओगे NES2 NP3 टाइप का होता था। NP3 होने की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता था, आप बताओगे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलता था। और मैंने आपको बताया था हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए बताया गया नाइट्रोजन फैमिली का यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हो जाता है ऑक्सीजन फैमिली से ज़्यादा होता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर ये देखना है कि ऑक्सीजन आपका सबसे पीछे दिखाई दे रहा है। फिर बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से ऑर्डर अरेंज करते हैं। वैसे तो आपकी बुक में यहाँ पर जो लिखा गया एनसीईआरटी में, ठीक है, सबकी वैल्यू लिखी गई है, और नियम ये कहता है कि जैसे सब लोग नीचे जाएंगे इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता कम होने लगती है। और एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है आइसोलेटेड फॉर्म में बात होती है, मतलब एक एलिमेंट पड़ा हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन को खींचना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट यूज होता है ये बॉन्डेड सिस्टम में, मतलब किसी के साथ बॉन्ड बना चुका है अब उसको खींचना है, ठीक है, अब उसके इलेक्ट्रॉन को खींचना है बॉन्डेड सिस्टम में, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और बताया गया अगर पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो सल्फर के बाद दूसरा कोई अगर वहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, ऑक्सीजन। वैल्यू यहाँ पर बताया गया 3.5, और सल्फर सेलेनियम का लगभग सेम होता है। यहाँ पर बताया गया सेलेनियम का आप बताओगे 2.48 और सल्फर का 2.44, लगभग आप बराबर भी कह सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं टेल्यूरियम का क्या हो जाता है 2.01 और पोलोनियम का हो जाता है 1.76 हो जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए यहाँ पर इसके हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को सीखने से पहले आपको पता है यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग सीखते हैं। कहा गया अगर इसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, +2 +4 +6 कॉमन की बात कर रहे हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली की, तो आपको वहाँ पर +2 +4 +6 मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं ऑक्सीजन, जो कि क्या हो जाता है
बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से उसका जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको मिलने वाला है वो क्या होता है? -2 होता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर ऑक्सीजन का वैसे कॉमन की बात करते हैं +2 +4 +6 होता है, लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं चूंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए -2 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है सबसे ज़्यादा। फिर बात करते हैं अगर OF2 की बात करते हैं, याद रखना यहाँ पर आपको होता है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, लेकिन सल्फर के साथ आ जाता है। तो आपको पता है अगर इन दोनों की बात करें तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर होता है, उसके बाद ये आ जाता है। अब यहाँ पर इनके साथ क्या हो जाता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इनसे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ गया है, तो जाहिर सी बात जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर रखना पसंद करते हैं। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को मजबूर में +2 ऑक्सीडेशन नंबर रखना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब OF2 के केस में +2 भी ऑक्सीडेशन नंबर रख सकते हैं, नहीं तो -2 रखते हैं। और एक दो जगह आपको पता है जैसे कि पेरोक्साइड की बात करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाता है तो वहां पर -1 रखता है, और सुपर ऑक्साइड के केस में क्या हो जाता है? -हाफ ऑक्सीडेशन नंबर को रखता है। कौन? ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अगर सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। सल्फर से फिर हम लोग नीचे जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिख रहा है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। और एक बार फिर से जैसे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन में मैंने बताया, यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ इनल्ट पेयर इफेक्ट क्या हो जाता है? इंक्रीज होने लगता है। इनल्ट पेयर इफेक्ट क्या हो जाता है? इंक्रीज होने लगता है। और इनल्ट पेयर इफेक्ट आपको पता है क्या हो जाता है? आप बताओगे NeS2 NP4 का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कर जाता है? जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो वहाँ पर पुअर शेडिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है? न्यूक्लियस S वाले को क्या करता है? अपनी तरफ खींचने लगता है और इसको वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होने देता है, इसको बहुत ही टाइटली बॉन्ड कर देता है। इसी को कहा जाता है इनल्ट पेयर इफेक्ट। और जाहिर सी बात है अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे, केवल 4 जाएंगे, तो कहने का जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे +4 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा और +6 ऑक्सीडेशन नंबर घटने लगता है। वही यहाँ पर बताया गया है इनल्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? उसकी स्टेबिलिटी घटने लगेगी। लेकिन +4 की बात करते हैं वो क्या हो जाता है? बढ़ने लगता है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाएंगे केवल यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होगा। अगर ऊपर रहते हैं तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चलती हैं। फिर बात करते हैं अगर इसकी कभी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दी जाए, ठीक है, रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन से इसकी हम लोग रिएक्शन करा देते हैं तो वहाँ पर क्या होने लगता है? कहा गया जितने भी मेंबर हैं वो क्या करते हैं? H2E टाइप के हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। H2E टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ऑक्सीजन क्या करेगा? H2O, सल्फर H2S, सेलेनियम H2S, और यहाँ पर टेलिनियम क्या करेगा? आप बताओगे H2TE। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। मैं आपको बता दूँ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ठीक है, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन। और यहाँ पर ये बताया गया जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं आपको दिख रहा है जो सेंट्रल मेटल दिख रहा है, सेंट्रल एटम जो हमारा है, एलिमेंट जो है उसकी साइज बढ़ती चली जा रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? अब बताओगे हाँ, जैसे हम लोग ग्रुप में जाएंगे साइज तो बढ़ेगी। और याद रखना ये सब के सब हाइड्रोजन जाकर के सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हैं। और सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच्ड हैं तो यहाँ पर जो एसिड बनेगा उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रा एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रा एसिड उसको कहा जाता है। और हाइड्रा एसिड के केस में अगर सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो जाता है सेंट्रल एटम के साइज के या फिर कहते हैं रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो साइज जिस बड़ी होगी तो आप बताओगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सेम ग्रुप में चलते हैं हाइड्रा एसिड के केस में तो आप बताओगे वहाँ पर क्या हो जाता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने लगता है। और जाहिर सी बात अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? घटने लगता है। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? घटने लगता है। और बताया गया यहाँ पर जो नीट का क्वेश्चन आया था ये पूछा गया था थर्मल स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर आपसे पूछा गया था। और आपको याद रखना है जैसे हम नीचे जाएंगे थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घटने लगती है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे टेलेनियम की बात करते हैं, टेलोरियम की बात करते हैं, इसकी साइज बहुत बड़ी है। अब बड़ी साइज होती है उसमें छोटे छोटे हाइड्रोजन क्या कर जाते हैं? वहाँ पर जाकर के अच्छे ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, अच्छा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं और उतनी एनर्जी नहीं जनरेट हो पाती है बॉन्ड फॉर्मेशन की जितनी की वहाँ पर रिक्वायर होती है। इसलिए बताया गया जैसे हम लोग नीचे जाते हैं क्योंकि सेंट्रल एटम की साइज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करती है तो वहाँ पर अच्छी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? घटने लगती है। तो ओवरऑल आपको ऑर्डर याद रखना है, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? घटने लगता है। सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल H2O, सबसे कम कौन जाएगा? H2TE। और फिर बात करते हैं रिड्यूसिंग पावर की तो वो क्या हो जाता है? इंक्रीज करता चला जाता है। और ऐसा ही मैंने आपको बताया था कहाँ पर? नाइट्रोजन के भी हाइड्रा एसिड में NH3 PH3 इन सब में भी मैंने आपको बताया था सेम इसी तरह का ऑर्डर वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता था। चलिए बात करते हैं यहाँ पर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा इन सब का?
कहा गया अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे या तो आपको EO3 और EO2 EO3 टाइप के कॉमन ऑक्साइड्स आपको देखने को मिलेगा जब ऑक्सीजन से रिएक्शंस करते हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बताया गया एक तो पहली बात, चाहे EO2 हो चाहे EO3 हो, इस टाइप के ऑक्साइड आपको एसिडिक नेचर के ही मिलने वाले हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर के ही ऑक्साइड से मिलने वाले हैं। फिर सवाल आता है यहाँ पर, चलिए और कुछ जो चीज़ें लिखी गई आपकी एनसीईआरटी में, कहा गया ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाते हैं, आपको हमेशा गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। किस में मिलने वाले हैं, गैसेस फॉर्म में मिलने वाले हैं। लेकिन इसके बाद अगर बात करते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड, टेल्यूरियम डाइऑक्साइड, बताया गया ये आपको कैसा मिलने वाला है, ये आपको सॉलिड मिलने वाला है। फिर बताया गया और क्या क्या बताएगी यहाँ पर, सारी चीज़ें एनसीईआरटी की है। वहाँ पर बताया गया अगर SO2 की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और यही अगर हम लोग TiO2 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें सेंटेंस में क्वेश्चन पूछी जा सकती है, इसमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। आपसे कहा जा सकता है O3 गैसेस है बट SO2 सॉलिड्स है, कुछ भी बनाया जा सकता है। आपसे कह दिया जाए SiO2 गैसेस है, TeO2 सॉलिड है, बताइए, मतलब कुछ भी आपसे यहाँ पर कहा जा सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता है, जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी गई, मैंने इसको यहाँ पर शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है। समझ में आया इतना सबको? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, अगर इनकी रिएक्शन हैलोजन से करा दी जाए तो क्या होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन कहा गया, ये सब क्या करते हैं, आपको वहाँ पर EX2, EX4 और EX6 टाइप के आपको वहाँ पर हैलाइड्स मिल सकते हैं अगर हम लोग क्या करते हैं, इनकी रिएक्शंस हैलोजन से कराते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो जाती है। फिर बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स। ठीक है, किसके साथ ये बॉन्ड बनाए कि वहाँ पर स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा नजर आए। वहाँ पर बताया गया फ्लोरीन F- सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन माइनस, फिर ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस। तो कहने का मतलब जिसकी जितनी छोटी साइज है उस हिसाब के साथ से क्या हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी अगर वो E के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली वाले के साथ बॉन्ड बनाता है। फिर यहाँ पर और जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी में लिखी गई है, कहा गया वैसे तो कोई ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, लेकिन जो हेक्सा हैलाइड्स होते हैं, हेक्सा हैलाइड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसमें भी यहाँ पर बताया गया अगर बात करते हैं SF6, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और बताया गया इसका रीज़न ड्यू टू स्टेरिक रीजन, कहा गया SF6 आपको स्टेबल मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर यही मिलने वाला है। फिर बात करते हैं यहाँ पर SF4 की बात करते हैं, ये आपको गैसेस फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर मैं SE की बात कर रहा हूँ, सेलेनियम सल्फर नहीं, सल्फर ऊपर था, यहाँ पर सल्फर यहाँ पर SF4 था तो ये गैस था। ये सेलेनियम के साथ F4 आता है, SeF4 ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और ये टेल्यूरियम के साथ ये 4 आता है तो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर मैंने आपको एक बात और बताई थी, कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन शो कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, तो याद रखना हर एक ग्रुप का एक अपना रेंज होता है ऑक्सीडेशन का। जैसे मैंने यहाँ पर बताया ये क्या करते हैं, +2 से +6 का तक देते हैं। यहाँ पर अगर इनके बीच का कोई ऑक्सीडेशन नंबर आपको मिलता है, जैसे कोई +4 के साथ है यहाँ पर, जहाँ पर आपको लगता है कि अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, ऐसा रेंज आपको अगर कहीं पर भी नजर आता है तो आप बताओगे हाँ यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन के रिएक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई सिंगल फॉर्म में रहता है तो आपको पता है वहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर कि हाँ कौन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे सकता है। समझ में आया इतना सबको? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स की। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाई ऑक्सीजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, O2। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर O2 कहते हैं। इनके बारे में बात करते हैं और आपको बताया इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले इसको कैसे बनाया जाए। ठीक है, इसको कैसे बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस बताए गए हैं, सब लैब मेथड यहाँ पर बताए गए हैं। बाई हीटिंग ऑफ साल्ट, कोई भी साल्ट वाला कंपाउंड लेके चलते हैं, ऑक्साइड साल्ट लेके चलते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर हीट कर देते हैं तो, जैसे बताए KClO3, अगर इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको ऑक्सीजन गैस निकलती हुई नजर आएगी, KClO3। ठीक है, बताया गया क्लोराइड साल्ट ले लेते हैं यहाँ पर और ऑक्सीजन के साथ, आप बताओगे इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। फिर दूसरा बताया गया भाई थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल के ऑक्साइड का थर्मल डीकम्पोजिशन किया जाए तो। और आपको बताया जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बताया गया था कि जो हाइड्रोजन के नीचे पाए जाने वाले मेटल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो थर्मली स्टेबिलिटी ऑक्साइड, उनके ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, उनको डिसोशिएट किया जा सकता है। लेकिन हाइड्रोजन के थोड़ा ज़्यादा ऊपर पाए जाने वाले लोग क्या करते थे, वो इनके ऑक्साइड इतना ज़्यादा थर्मली स्ट्रॉन्ग होते थे, उनको डिसोशिएट नहीं किया जाता था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लोग बात करते हैं सिल्वर का ऑक्साइड हुआ Ag2O,
ठीक है। इसको अगर हीट कर दोगे तो आप क्या करोगे, हीट करोगे तो ये भी ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाता है। ऐसे लेड की बात करते हैं, Pb3O4 की बात करते हैं। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो बताइए कि ये अपना क्या करता है, PbO बना लेगा, ठीक है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। तो मेटल के ऑक्साइड जो कहा गया, आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफ़ी नीचे पाए जाते हैं, वो काफ़ी थर्मली उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। उसको अगर डिकम्पोज करना चाहें तो डिकम्पोज होगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। HgO, ठीक है, HgO लिया, इसको भी हमने हीट किया, थर्मली डिकम्पोज किया, तो आप भी देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है। PbO2 लिया और PbO2 को भी यहाँ पर डिकम्पोज किया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन मिल रहा है। तो कहने का मतलब मेटल ऑक्साइड को भी हीट करके हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन कैसे मेटल ऑक्साइड, आप बताओगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम लोग जानते हैं उसमें जो काफ़ी नीचे पाए जाने वाले मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड को हीट करके हम लोग वहाँ से ऑक्सीजन को रिलीज करा सकते हैं। फिर बताया गया लास्ट में यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अगर डिकम्पोजिशन करते हैं तो, और बताया गया इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा कैटलिस्ट, MnO2, यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाएगा वाटर में और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस में डिसोशिएट होता है। तो यहाँ पर ये तरीके दिखा, आपको बताया गया पूरी NCERT में जो भी बताया गया प्रोसेस वही हम लोग पढ़ रहे हैं, एक भी सिंगल बाहर से हम लोग नहीं पढ़ रहे। फिर बात करते हैं अब इसकी प्रॉपर्टीज़, बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पर इसकी केमिकल रिएक्शंस की बात हम लोग करने वाले हैं। और बताया कि अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, ये मेटल से भी रिएक्शन कर जाता है, नॉन मेटल से भी रिएक्शंस कर जाता है, लेकिन किससे रिएक्शन नहीं करता है ये भी आपको ध्यान रखना है। बताया गया O2 डायरेक्टली रिएक्ट विथ नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, लेकिन यहाँ से लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक्सेप्ट सम मेटल्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया गोल्ड और प्लैटिनम, ठीक है, वैसे इनको इनर्ट मेटल के नाम से ही जाना जाता है, जल्दी बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बताया गया इनर्ट गैसेस के साथ भी, सम इनर्ट गैसेस के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, इसके अलावा सबके साथ रिएक्शन करना ये पसंद करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, कैल्शियम लिया, ठीक है, कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, यहाँ पर ये क्या कर जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड अपना बना देगा, जिसको हम लोग CaO को क्या कहते हैं, क्यूक्लाइन के नाम से भी जानते हैं। फिर बताया गया एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम को भी क्या किया, ये सब क्या है, मेटल है, कैल्शियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, मेटल्स हुआ, ठीक है। मेटल्स भी क्या करें, एल्युमिनियम भी यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, यहाँ पर Al2O3 जिसको हम लोग एलुमिना भी कहते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर बात करते हैं फॉस्फोरस, और अगर आप देखो ये कौन सा फॉस्फोरस हो सकता है, क्योंकि अभी पिछले चैप्टर में नाइट्रोजन फैमिली में मैंने आपको बताया था, आपको वहाँ पर कौन कौन से मिलते थे, एलोट्रॉप, आप बताओगे वहाँ पर आपको मिलता था व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, और वहाँ पर रेड फास्फोरस भी मिलता था। लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता था, आप बताओगे व्हाइट फास्फोरस, जो कि पॉइजनस हुआ करता था, तो इससे रिएक्शन करेगा, P4O10 का फॉर्मेशन करेगा, वहाँ पर भी इस रिएक्शन को हम लोग पढ़े थे। फिर आपको पता है यहाँ पर कार्बन लेते हैं, ठीक है, कार्बन लिया और इसको अगर क्या करते हैं, बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है। यहाँ पर ZnS लिया, जिंक सल्फाइड लिया, इसकी भी क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये क्या कर जाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी बना देता है यहाँ पर, ठीक है, जिंक का भी ऑक्साइड बना देता है और सल्फर का भी ऑक्साइड बना देता है। फिर बताया गया मेथेन है, मेथेन है, आपको बताया कंबर्शन की रिएक्शन बता रहे हैं आपको, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, कंबर्श होगा, तो मैंने आपको बताया जितना कार्बन उतने का कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, और जितना यहाँ पर हाइड्रोजन उसका आधा वाटर बना दो। तो ये आप सारी चीज़ें रिएक्शंस कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं पहले से। फिर बात करते हैं सम कंपाउंड्स आर कैटेलाइज्ड ऑक्सीडाइज्ड, बताया गया कैटेलिटिकली क्या कर जाते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उसको हम लोग ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। जैसे बताया गया सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तो खुद ऑक्साइड फॉर्म में, इसको और ऑक्सीडेशन फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, तो अब बताया जाए यहाँ पर V2O5, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सल्फर H2SO4 बनाने की वहाँ पर विधि में आपको ये मिलेगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। बताया गया SO2 है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5, ये किस में चेंज कर दिया, इसको SO3 में चेंज कर देता है, ठीक है। फिर बात करते हैं जैसे HCl है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन आपको कैटलिस्ट यहाँ पर CuCl2 यूज़ करना पड़ेगा। तो याद रखना है इस दौरान क्या निकलता है, क्लोरीन गैस निकलता है। क्या निकलता है, क्लोरीन गैस, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जब HCl की रिएक्शन हम लोग O2 से कराते हैं तो क्या रिलीज होता है, वहाँ पर Cl2 गैस रिलीज होता है और साथ साथ वहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सिंपल ऑक्साइड, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा, अब हम लोग यहाँ पर कुछ सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। बताया गया ऑक्साइड में भी सिंपल,
कुछ आपको यहाँ पर सिंपल ऑक्साइड्स भी मिलने वाले हैं, जैसे MgO, Al2O3 हुआ, कुछ मिक्स ऑक्साइड भी मिलने वाले हैं यहाँ पर, जैसे कि बताया गया Pb3O4, Fe3O4, ये सारी चीज़ें। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, सिंपल ऑक्साइड की बात करते हैं, और सिंपल ऑक्साइड्स के यहाँ पर टाइप की बात करते हैं। यहाँ पर आपको कितने टाइप्स के सिंपल ऑक्साइड मिल सकते हैं, बताया कि वो आपको एसिडिक भी मिल सकता है, बेसिक भी मिल सकता है, एम्फोटेरिक भी मिल सकता है, यहाँ तक कि वो न्यूट्रल भी आपको ऑक्साइड मिल सकता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कैसे पहचाना जाएगा और क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड। कहा गया कोई भी ऑक्साइड आपको मिल जाए, आपको क्या करना है, उसकी वाटर से रिएक्शन करा देनी। कोई भी ऑक्साइड आपको मिल जाए, अगर वाटर से रिएक्शन कराने के बाद अगर आपको वहां पर कोई एसिड बनता हुआ नजर आता है, मतलब वो आपका ऑक्साइड क्या है, वो एसिडिक ऑक्साइड है। ध्यान से समझना, कोई भी ऑक्साइड लिया, वाटर में डाल दिया, वाटर में डालने के बाद पता चला वाटर से रिएक्शन करने के बाद कोई सी एसिड को जन्म दे रहा है वो, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, जो ऑक्साइड आप लेकर के चले थे वो एसिडिक ऑक्साइड है। सिंपल सा तरीका वही बताएगा। एन ऑक्साइड दैट कंबाइंड्स विद वाटर गिव एसिड, वो हो जाएगा एसिडिक ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का नाम तो जानते हैं, इसकी वाटर से रिएक्शन करते बताया गया H2SO3 बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया H2SO3 बन जाता है जो कि एक एसिड है। तो कहा गया यहाँ पर चलो ठीक है, H2SO3 एक एसिड बन जाता है, यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। तो कहने का मतलब कौन बना रहा है, SO2 ही तो वाटर से रिएक्शन करके कर रहा है। आप बताओगे इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, आप बताओगे हमारा एसिडिक ऑक्साइड ठहरा। ठीक है, यही तो हुआ। जैसे एग्जांपल्स की बात करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल, SO2 हुआ, Cl2O7 हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, N2O5 हुआ, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। आप वाटर से रिएक्शन करा के देखो, ये सब के सब एसिड को जन्म देंगे वहां पर। फिर बताया कि कैसे पहचाना जाए, तो एक तरीका चलता है यहाँ पर बहुत ही कॉमन सा। अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड कभी भी मिलेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आपको मिलेंगे तो हमेशा क्या हो जाते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड ऑलवेज क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी में बताया कि कुछ मेटल के भी ऑक्साइड जो कि हायर ऑक्सीडेशन नंबर के साथ होते हैं, वो भी एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, और उसके एग्जांपल लिखा गया और ये पूछे जा सकते हैं। बताया गया यहाँ पर, बट ऑक्साइड ऑफ सम मेटल्स इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो हैव एसिडिक कैरेक्टर, जैसे MnO7, CrO3, V2O5, ये 3 दिया गया है। तो ये इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, हो सकता है ये सारे यहाँ से 2-3 उठा करके, 1-2 यहाँ से उठा करके आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें से कितने एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर नॉन मेटल के ऑक्साइड तो एसिडिक होंगे ही, कुछ मेटल के भी ऑक्साइड होते हैं जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर के साथ होते हैं, जैसे कि Mn2O7 हुआ, CrO3 हुआ, V2O4 हुआ। हो सकता है इनको भी मिला करके दे दिया जाए। अगर आपको लगता है ये बेसिक है तो बेसिक नहीं है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है तो ये एसिडिक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है वहाँ पर। फिर बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड। तो जैसे यहाँ पर एसिडिक का कॉन्सेप्ट बताया, वैसे बेसिक का भी बताया। अगर कोई भी आपका ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके किसी बेस को दे रहा है वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, बेसिक ऑक्साइड। ऑक्साइड विच गिव्स बेस विथ वाटर, वाटर से रिएक्शन करने के बाद बेस दे रहा है, वो सब के आपके बेसिक ऑक्साइड हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड लिया CaO, इसकी रिएक्शन वाटर से करा दिया और पता चला यहाँ पर CaOH का होल्ड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है जो कि एक बेस होता है। इसका मतलब ये आपका क्या है, आप बताओगे ये आपका एक बेसिक ऑक्साइड है। जिसे एग्जांपल Na2O हुआ, CaO हुआ, BaO हो जाता है। ठीक है, ऐसे। अब बात करते हैं यहाँ पर एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, याद रखना, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, कुछ मेटल्स होते हैं जिनके ऑक्साइड एसिडिक हो सकते हैं। फिर बात करते हैं कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड की भी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। कहा गया कुछ ऐसे मेटल आपको मिलने वाले, सब मेटेलिक ऑक्साइड एक्सिबिट और डुअल नेचर। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोनों बिहेवियर शो करते हैं, वो एसिड की तरह भी काम करते हैं, बेस की तरह, दोनों की तरह बिहेवियर की तरह काम कर सकते हैं। मतलब क्या जाता है, वो एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं एज अ बेस बन के, किसी बेस से भी रिएक्शन कर सकते हैं एज अ एसिड बन के। ठीक है, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं Al2O3, क्या करते हैं यहाँ पर HCl जो कि एक एसिड है, इससे रिएक्शन करा जाते हैं और यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसी Al2O3 की रिएक्शन बेस से भी कराई गई तो ये भी क्या कर जाता है, इससे भी रिएक्शन कर जाता है। मतलब ये एम्फोटेरिक है, एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस से भी रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, और बताया गया जो ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो और वहाँ पर एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में बताया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो मैंने आपको कार्बन फैमिली में बताया था। नाइट्रोजन फैमिली में आप टेबल देखोगे तो वहाँ पर भी ये लिखा गया NO, N2O, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। और आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वहाँ पर पूछ लिया जाएगा कितने न्यूट्रल ऑक्साइड्स है बताओ, कितने बेसिक हैं, कितने एसिडिक हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। समझ में आया इतना सबको? चलिए यहाँ पर अगले कंपाउंड की बात करते हैं, ऑक्सीजन का।
ओजोन की बात कर रहे हैं, O3 कहा जाता है, ये ऑक्सीजन का एलोट्रॉप भी होता है, ठीक, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है। अब इसको कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर बताया गया हम लोग ऑक्सीजन से ही इसी को बनाते हैं। बताया गया ऑक्सीजन लेके चलते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कराया जाता है और वहाँ पर ओजोन बन के तैयार हो जाता है। अगर हम लोग बात करें सी लेवल से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर की बात करते हैं, जहाँ पर ओजोन लेयर पाया जाता है, और ओजोन लेयर में वहाँ पर ये बताया गया ओजोन का फॉर्मेशन भी वहाँ पर जो ऑक्सीजन्स होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन्स होते हैं, वो क्या हो जाता है, जब आपको पता है वहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, बिजली चमकती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इसको एनर्जीज मिलती हैं, तो ऑक्सीजन क्या कर जाता है, ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप भी ऐसे इसको बना सकते हो, ऑक्सीजन लेके चलो, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करो, तो वहाँ पर ओजोन बन जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है एनर्जी के रिस्पेक्ट में प्लस में यहाँ पर हीट आपको देनी पड़ रही है, मतलब यहाँ पर प्लस 142 किलोजूल पर मोल है। तो कहने का मतलब ये कैसा प्रोसेस होता है, आप बताओगे ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब हीट रिक्वायरिंग होगा, आपको वहाँ पर टेम्परेचर हीट देना पड़ेगा, तब जाकर के ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। कहा गया ये क्या हो जाता है, एक्चुअली ये जब डिसोशिएट होता है तो ऑक्सीजन और एक नेसेंट ऑक्सीजन में जाता है, O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में डिसोशिएट होता है। और आपको पता है जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है। इसलिए कहा गया ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। बताया गया जैसे यहाँ पर ये क्या कर जाते हैं, PbS, ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करता है, ओजोन क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और क्या बना देता है, PbSO4 और यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पर अगर बात करते हैं I-, कोई आयोडाइड है, I- है, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या करते हैं, एक्वस फॉर्म में इसकी भी ओजोन से रिएक्शन कराते हैं और ओजोन का नेचर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। ये भी इसको माइनस से कहाँ पर पहुँचा देता है, I2 में पहुँचा देता है, आयोडीन में पहुँचा देता है, आयोडाइड से आयोडीन में पहुँचा देता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन कर दिया। और यहाँ पर बताया गया अगर हम लोग बात करते हैं कुछ और रिएक्शन, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं NO, ये भी क्या कर जाता है, ओजोन से रैपिडली काफ़ी तेज कंबाइन करता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, NO2 का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन गैस को भी रिलीज करता है, ठीक है। ये सारी रिएक्शंस यहाँ पर थी ओजोन की। और ओजोन का आपको पता है ये क्या कर सकता है, ठीक है, एक लेयर होता है ओजोन लेयर, ठीक है, लगभग सी लेवल से कहा जाता है, सी लेवल से अगर हम लोग 20 किलोमीटर ऊपर जाते हैं और इसका काम क्या हो जाता है, आपको पता है, जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती है, ठीक है, उनको पृथ्वी पर नीचे आने से रोकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। वैसे सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है हम लोग उसी की बात करने वाले हैं। बहुत सारे पाए जाते हैं लेकिन यहाँ पर दो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं, ठीक है, इसी की हम लोग बात करने वाले हैं। पहला जिसको हम लोग कहते हैं रोम्बिक सल्फर या फिर इसको हम लोग अल्फा सल्फर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर या फिर जिसको हम लोग बीटा सल्फर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ भी आपको देखने को मिलेगी और कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर में आपको क्या मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, दोनों का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है, S8 होता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एक S8 का एक S6 का। ऐसा नहीं करना है एक के लिए S8 बना दिया, एक का वहाँ पर S6 कर दिया। मैंने बताया बहुत सारे लोग पाए जाते हैं इनके एलोट्रॉप्स वहाँ पर कॉम्बिनेशन, तो 2 से लेकर के 12-20 तक के रेंज में वहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पाए जाते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है, जहाँ पर जो हम लोग जो यहाँ पर तो मेनली पढ़ रहे हैं रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, और दोनों का आपको दिख रहा है सेम क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर देखा गया, शेप देखा गया, कहा गया ये भी क्राउन शेप आपको दिखता है और ये भी क्या हो जाता है, आपको क्राउन शेप दिखाई देता है। फिर बात करते हैं, हाँ यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको रोम्बो है, इसको कहा जाता है ऑर्थोरोम्बिक सल्फर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा मिल जाता है, मोनोक्लिनिक मिलता है। जैसे कि हम लोग जब सॉलिड स्टेट पढ़ते थे तो वहाँ पर बहुत सारे हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर स्ट्रक्चर्स को देखते थे, यूनिट सेल को पढ़ते थे। इसका यूनिट सेल कैसा होता है बताएगा, ऑर्थोरोम्बिक होता है, ठीक है, इसलिए ऑर्थोरोम्बिक सल्फर के नाम से इसको जाना गया। और इनका कैसा होता है बताइएगा, मोनोक्लिनिक होता है, ठीक है, इसको मोनोक्लिनिक सल्फर के नाम से जाना गया। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, इसका जो होता है 2.06 होता है और इनका जो निकल के आता है 1.96 होता है। तो कल को आपसे पूछ लिया जाए अल्फा सल्फर या फिर रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर में किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, आप बताओगे किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पर रोम्बिक वाले का या फिर अल्फा वाले का ज़्यादा होगा। और इनका क्या हो जाएगा, कंपेरिजन इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप बताओगे इसका कम होगा, क्योंकि यहाँ पर 2.06 से 1.98 है।
फिर आपसे कहा जाए मेल्टिंग पॉइंट की बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर देखना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन है और इनका 393 केल्विन है। तो ज़्यादा कौन हुआ? ये। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। हम दोनों की तुलना करके बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलती है। बताइए वाटर के अंदर डाल करके इनको घोला गया, लेकिन क्या समझ में आया? नहीं घुले, इनसॉल्वेबल होते वाटर में। इनको चेक किया गया, इनको भी काफ़ी देर तक वहाँ पर घोला गया, लेकिन ये भी नहीं घुले। तो वाटर में दोनों क्या हो जाते हैं? इनसॉल्वेबल होते हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं। फिर बताया गया हम लोग एक लेस पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है, आप बात करते हो इसकी तो यहाँ पर क्या होता है, हाईली पोलर सॉल्वेंट होता है, ये बहुत कम, या फिर आप बात करोगे यहाँ पर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। बताइए इसमें सॉल्वेबल हो जाता है, ठीक है, सॉल्वेबल CH2 में होता है। और इनकी बात करते हैं, ये भी क्या हो जाता है, CH2 में सॉल्वेबल हो जाते हैं। दोनों CH2 में सॉल्वेबल हो जाते हैं। ये काफ़ी तेज़ होता है, वो भी होता है, लेकिन ये काफ़ी तेज़ ये सॉल्वेबल हो जाता है CH2 में। फिर बात करते हैं ये बना कैसे होगा, तो बताया कि ये रोल सल्फर से यहाँ पर इसको बनाया जाता है, सोडियम से रिएक्शंस करते हैं। और कहा गया इनका कैसे सोर्स हुआ, बताया कि अल्फा सल्फर से ही बीटा सल्फर को वहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर एसिड स्ट्रक्चर, दोनों का क्राउन शेप ही होता है, दोनों का स्ट्रक्चर ऐसे ही मिलने वाला है। यहाँ पर 8 सल्फर एक दूसरे से ऐसे अरेंज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और प्रत्येक सल्फर कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ, अगर आप देखो किसी को भी आप पकड़ लोगे आपको 2 बॉन्ड नजर आने वाला है। बताइए सल्फर सल्फर के बीच का बॉन्ड लेंथ कितना है, यहाँ पर 204 पिकोमीटर। कितना होता है? 204 पिकोमीटर होता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर S के बीच का जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाता है, 160 डिग्री का यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपको मिलता है। फिर बात करते हैं S6 का जो होता है, बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, उसमें से एक X6 भी होगा साइक्लिक फॉर्म में। बताइए ये क्या हो जाता है, आपको याद रखना, ये जिसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं एक चेयर की तरह ये स्ट्रक्चर बनता है, चेयर फॉर्म में यहाँ पर पाया जाता है। फिर एक चीज आपके लास्ट में यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा गया है कि S2 और O2 की बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है। O2 के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यही कहती थी कि O2 की बात करते हैं, भले इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये क्या हो जाता था, एक्सेप्शंस का केस होता था, वहाँ पर पैरामैग्नेटिक होता था। वैसे यहाँ पर S2 के बारे में बताया गया है कि S2 भी एज लाइक O2 पैरामैग्नेटिक होता है। तो आपको याद रखना है S2 और O2 दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं। समझ में आया इतना सबको यहाँ पर? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले बात आती है इसको कैसे बनाया जाता है। बताया कि आप सल्फर को बर्न कर दो, ठीक है, सल्फर को आप जलाना शुरू कर दो, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करना शुरू कर देगा और वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। और बताया कि इसके अलावा भी आपको वहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी मिल सकता है, वो लेकिन बहुत कम मिलेगा, 6 to 8% के आसपास ही मिलेगा वहाँ पर। तो कहने का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, सल्फर को जलाना शुरू कर देते हैं। तो फिर लैब मेथड की बात करते हैं। कहा गया अगर सल्फाइट लेके चलते हैं और इसके डाइल्यूट एसिड से, जैसे कि डाइल्यूट H2SO4 यूज़ किया गया, H+ जो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा गया है, कहा गया इससे रिएक्शन कराई जाती है, तो उस दौरान भी क्या हो जाता है, आपको वहाँ पर SO2 गैस मिल जाती है। तो कहा गया सल्फाइड की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करा दो, जैसे कि H2SO4 से करा दिया, तो वहाँ पर SO2 आपको मिल रही है। फिर बताया गया इंडस्ट्रियली की अगर हम लोग बात करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, कहा गया रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर इसको बनाया जा सकता है। कोई सल्फाइड ओर लेके चलते हैं, ध्यान से समझना, सल्फाइड ओर लेके चलते हैं और इसकी रोस्टिंग कराते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस करा देते हैं, तो यहाँ पर भी एज अ बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो हमारा टारगेट यह था इसको ऑक्साइड और बनाना, रोस्टिंग में यही तो किया जाता था, ठीक है, ऑक्साइड और बनाना, लेकिन एज अ बाई प्रोडक्ट आपको सल्फर डाइऑक्साइड भी किसी भी सल्फाइड और की रोस्टिंग के दौरान मिल जाता है, यहाँ पर बताया गया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, ठीक है, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। कहा गया वाटर से रिएक्शन करा के देख लेते हैं, वाटर में इनको डिसॉल्व कर दिया गया। और आपको बताया, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व कर देते थे, एक सल्फ्यूरस एसिड मिलता था। जब हम लोग बात कर रहे थे कि एसिडिक है कि बेसिक है, कैसा है ऑक्साइड, तो मैंने आपको बताया था नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। या फिर मैंने आपको तरीका ये बताया, कोई भी ऑक्साइड उठा लो, अगर वाटर में डाल दो, अगर वो क्या करता है, कोई एसिड देता है, मतलब वो एसिडिक ऑक्साइड। तो ये हम लोग दोबारा फिर से देख रहे हैं। तो कहने का मतलब SO2 को वाटर में डाला गया, सल्फ्यूरस एसिड देता है, वाटर के साथ ऐसा व्यवहार है। फिर कहा गया किसी बेस से रिएक्शन करा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, NaOH से रिएक्शन कराएंगे। आपको पता है यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड है, तो बेस से तो रिएक्शन करेगा ही करेगा। वहाँ पर क्या करता है, Na2SiO3 का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या कहते हैं इसको, सोडियम सल्फाइड।
ठीक है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर Na2SO3, अगर इसकी फर्दर फिर से रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पर Na2SO3 है, वाटर की प्रेजेंस में फिर से फर्दर रिएक्शंस होगा, तो यहाँ पर क्या कर जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। याद रखना, पहले क्या करता है, सोडियम सल्फाइड फॉर्मेशन कर दिया, फर्दर फिर से उससे रिएक्शन अगर करेगा आगे चल के, तो वहाँ पर क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3 का फॉर्मेशन कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सल्फर की रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन, इसके ऊपर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस से रिएक्शन करा देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराई गई, तो यहाँ पर सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है SO2Cl2। क्या हो जाता है, SO2Cl2 का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराते हैं, SO2Cl2 से इसकी रिएक्शन हो जाती है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। फिर बात करते हैं यही क्लोरीन गैस की, नहीं, अब ऑक्सीजन गैस अगर इसको दे दें, तो कहता है ऑक्सीजन गैस क्या करता है, ऑक्सीजन जाता है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट। दूसरी बार ये आपको मिल रहा है, भी एक बार और मिलने वाला है। SO2 की रिएक्शन O2 से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ V2O5। आप बताओगे क्या हो जाएगा, SO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर अगर आपको याद हो, जब हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन फैमिली की, शुरू में मैंने आपको बताया था सल्फर डाइऑक्साइड एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जब हम लोग नीचे चलते थे मैंने बताया था TiO2 टेल्यूरियम डाइऑक्साइड वो क्या हो जाता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था। अब सल्फर डाइऑक्साइड एक ऑक्सीड यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है आयरन 3+ है, कितना है आयरन, यहाँ पर 3+ है, और ये क्या करता है SO2 इसका रिडक्शन कराएगा, इसको कहाँ पर पहुंचा दिया, आयरन 2+ में। और जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी का ऑक्सीडेशन नंबर घटा रहा है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। इनको तो घटा दिया और अपना खुद कहाँ पर पहुंच जाता है, SO4 2- में पहुंच जाता है। कहाँ पर पहुंच जाता है, SO4 2- में पहुंच जाता है, मतलब +4 ऑक्सीडेशन नंबर से +6 खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है, दूसरे का रिडक्शन कर देता है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर SO2 लिया, MnO4- आपको पता है यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आप देखोगे +7 निकल के आता है, और इसको रिड्यूस कर देता है, कहाँ पर पहुँचा देता है, Mn2+ में। ठीक है, और खुद को कहाँ पर पहुँचा दिया, SO4, मतलब कि SO4 2- +4 ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +6 में चला गया, और यहाँ पर Mn का +7 से इसको घटा करके कितना Mn2 में चेंज कर देता है। तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। चलिए यहाँ पर आखिरी कंपाउंड की हम लोग बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले इसको बनाया कैसे जाता है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा इसको बनाया गया। आपके NCERT में इसका पूरा फिगर बनाया गया है, वहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर लोग देखते हैं आखिर वहाँ पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो यहाँ पर बताया गया वहाँ पर होता क्या है। कहा गया वहाँ पर 3 स्टेप आपको मिलने वाले हैं, 3 स्टेप्स में आपको वहाँ पर पूरा H2SO4 बनता हुआ नजर आएगा। जो पहला स्टेप है बताया गया बर्निंग ऑफ सल्फ्यूरस या फिर सल्फर ओर। कहा गया सल्फर या फिर सल्फर का जो ओर है उसको हम लोग जलाते हैं, और जला करके टारगेट ये होता है कि वहाँ पर SO2 बना लो। सबसे पहले टारगेट ये होता है कि आप सल्फर हो या फिर सल्फर का ओर हो उसको जलाओ, और जला करके वहाँ पर SO2 बना लो। फिर दूसरा स्टेप ये कहता है जो बना हुआ SO2 है उसको क्या करो, SO3 में चेंज कर दो, इसका ऑक्सीडेशन करो, इसको SO3 में चेंज कर दो। फिर ये दूसरा प्रोसेस हुआ। फिर बताया गया जो SO3 बना हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग पहले से क्या करते हैं, कुछ कंसंट्रेट H2SO4 लेकर के चलते हैं। कहा गया जो हम लोग वहाँ पर SO3 अभी बना है यहाँ पर दूसरे प्रोसेस में, उसको क्या करते हैं H2SO4 के ऊपर उसको एब्जॉर्ब करा देते हैं। क्या करा देते हैं, एब्जॉर्ब करा देते हैं। तीसरा प्रोसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 इन H2SO4 टू की। उसके बाद वो क्या देने लगेगा, जब वहाँ जाकर के एब्जॉर्ब होगा तो ओलियम देगा, जिसका फॉर्मूला H2H2O7 होता है। तो टारगेट ओलियम बनाना, ओलियम से हम लोग H2SO4 को बहुत अच्छे से बना लेते हैं डाइल्यूशन करके। तो पहले प्रोसेस में मैंने यहाँ पर ये बताया है। अब बताया सल्फर हो, सल्फर का ओर हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, जलाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया पहला प्रोसेस। फिर दूसरा और सबसे की स्टेप माना जाता है जो सेकेंड स्टेप है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना। कहा गया सल्फर डाइऑक्साइड से क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, और ऐसे नहीं होने वाला, यहाँ पर एक क्या यूज किया जाता है, कैटलिस्ट V2O5। तीसरी बार हम लोग इस चैप्टर में इसको देख रहे हैं। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, तो V2O5 की प्रेजेंस में ये SO3 बन जाता है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक हीट बाहर निकलेगी। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट, आप बताओगे SO3 का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा।
फिर अब क्या होता है, अगले स्टेप की बात करते हैं। दो स्टेप आपने देखा, दूसरा स्टेप की स्टेप था SO3 का फॉर्मेशन। फिर बताया कि जो SO3 है यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, कंसंट्रेट H2SO4 लेके चलते हैं, इसका इस पे एडजॉर्प्शन हो जाएगा। एडजॉर्प्शन हो जाएगा तो वहाँ पर H2S2O7 जिसको कहते हैं ओलियम बन जाएगा, और वाटर की प्रेजेंस में इसका डाइल्यूशन कराएंगे तो वहाँ पर आपको H2SO4 मिल जाएगा। और याद रहे वो H2SO4 कितना परसेंट प्योर है, 96 to 98% प्योर H2SO4 आपको प्राप्त होता है। ये यहाँ पर आपकी NCERT में लिखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस से कितना परसेंट मिलता है, 96 to 98% प्योर मिलता है। फिर बात करते हैं इसकी कुछ रिएक्शंस प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। वैसे तो आपको पता है एसिड है, क्या करेगा, H+ को डोनेट करेगा, ठीक है, यही तो करता है, एसिड का काम है। यहाँ पर H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वाटर में डाल देंगे तो वो क्या करेगा, H+ को निकालेगा। क्योंकि उसके पास दो एसिडिक H हैं, पहले एक निकालेगा, ठीक है, किसी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ, फिर दूसरा निकालेगा किसी एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ। और आपको पता है कि पहला H+ जब निकलता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम में मैंने आपको बताया, ठीक है, इसलिए Ka की वैल्यू, Ka1 की वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू Ka2। जो दूसरा H+ निकलता है उतना एसिडिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो वहाँ पर दी गई थी, तो आपको पता है पहले से ही। फिर बात करते हैं यहाँ पर, अगर कोई मेटल हैलाइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, ठीक है, चूंकि एक साल्ट होगा यहाँ पर ये, तो इसके साथ H2SO4 रिएक्शन करके वहाँ पर M2SO4, ठीक है, M2SO4 वहाँ पर जाकर के एक दूसरा साल्ट बनाएगा और यहाँ पर HX नाम का कोई एक एसिड रिलीज करेगा। और यहाँ पर M क्या है, जो हम यहाँ पर मेटल लेकर के चले हैं, और X यहाँ पर क्या हो सकता है, याद रखना, यहाँ पर X आपका केवल हैलोजन ही नहीं हो सकता है, वहाँ पर आपका क्या क्या हो सकता है, आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो NO3 भी हो सकता है X की जगह पर। और M क्या हो जाएगा, आपका मेटल होगा। समझ में आया सबको? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, M2SO4 का फॉर्मेशन हो जाता है जैसे वो H2SO4 से रिएक्शन करेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर C12H2211, आपको बताइए शुगर है, ठीक है, सुक्रोज है, चीनी है। और बताइए कि अगर क्या करते हैं H2SO4 में इसको हम लोग डाल देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपको ब्लैक 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 प्रेसिपिटेट दिखाई देगा। और वो क्या हो जाता है, जितने भी यहाँ पर कार्बन है सबको तोड़ के बाहर निकाल देगा और वाटर को अलग कर देता है, ठीक है, ये काम करता है यहाँ पर H2SO4। फिर कहा गया ये एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसका कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे कि हमने क्या किया, कॉपर लिया, आपको पता है यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है, फिर कॉपर H2SO4 से रिएक्शन करता है, ये क्या करता है, कहा गया यहाँ पर ये CuSO4 का फॉर्मेशन कर देता है और SO2 गैस भी रिलीज करता है, ठीक है। फिर बताइए, चलो अगर सल्फर की बात करते हैं, ये भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है, इसको कहाँ पर पहुंचा जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में पहुंचा देता है। कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पहुंचा देता है। CuSO4 के साथ करते हैं, कॉपर के साथ करते हैं तो CuSO4 का फॉर्मेशन, सल्फर के साथ SO2 का फॉर्मेशन, कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। और सब में आपको दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है, सबके ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ऑक्सीजन फैमिली के NCERT के हिसाब से सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो आज हम लोग इतना करते हैं, ठीक है, धन्यवाद।